तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ये फोर्थ यूनिट है। बस अब हमें पढ़ने का है दो यूनिट्स एनसीईआरटी में, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। आखिर ये फिजियोलॉजी होता है क्या है? यानी अब फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग पढ़ना। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। एनाटॉमी भी होता है वही पढ़ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंक्शनिंग के बारे में। जैसे हम इंसान, जिन्होंने पढ़ा होगा क्लास 10 में लाइफ प्रोसेस के बारे में, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो सारे किस में आते हैं? फिजियोलॉजी में। तो अब प्लांट फिजियोलॉजी हम देखेंगे वो क्या होता है। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है, प्लांट तो पता ही है कि क्या हो गया, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और फिजियोलॉजी जो है उसका मतलब होता है क्या? स्टडी ऑफ फंक्शंस। क्या होता है? फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस। असली बोलते हैं फिजिक्स नेचर को, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर। ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शनिंग इसकी कैसी होती है, जैसे नेचर काम करता है ना। साइंस बोलती है हाउ नेचर वर्क्स, ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन वाई नेचर वर्क्स दिस वे, इसका जवाब नहीं है। मतलब ऐसे ही क्यों काम करता है नेचर, इसका जवाब है कुछ नहीं। इसका जवाब है कि खुदा ने ऐसे बनाया है, और क्या जवाब इसका है? कुछ भी नहीं। सो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स फंक्शन, कैसे वो काम करते हैं, हाउ दे लिव एंड हाउ दे वर्क, हो गया फिजियोलॉजी। जैसे हमारी भी है ह्यूमन फिजियोलॉजी, हाउ वी लिव एंड हाउ वी वर्क। कौन से फंक्शनिंग हमारे अंदर, कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है जिससे हमारी लाइफ प्रोसेस आगे चल जाता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस, है ना। कैसे बनाते हैं अपना खाना प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस, लाइट से सिंथेसाइज करना, बनाना अपना फूड, यानी कि जनरेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, या बाकी बाकी जो उनको लगते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनको लग जाते हैं, ठीक है। जैसे इनको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते, वाटर इस्तेमाल करते थे, जो कि क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होती है? हाउ दे रिलीज एनर्जी, वो कैसे कहते हैं एनर्जी रिलीज, ठीक है। हाउ दे रिलीज द एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। उसके बाद ट्रांसपिरेशन क्या होता है? हाउ दे लूज देयर वाटर, लॉस ऑफ वाटर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब पानी इवेपोरेशन से जो पानी निकल जाता है ना बाहर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो प्लांट से निकल जाता है। गर्मी में क्या होता है, प्लांट के ऊपर कुछ शबनम जैसा लग रहा होता है, वो उससे निकल रहा होता है पानी, वो उसको होता है ट्रांसपिरेशन। और पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट के बारे में इस यूनिट में आगे, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। और हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स के बारे में, हाउ प्लांट्स डेवलप, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स हम पढ़ेंगे। ये नहीं होता है हमें पढ़ेंगे रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, हो गया मॉर्फोलॉजी, ये हो गया एनाटमी, ये फिजियोलॉजी है ना, ये वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर 11 12 13, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम कहते हैं स्टार्ट, इसने कुछ इंडेक्स यहाँ पे लिखा है। पहले बोलता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स over a period of time ended up as two apparently irreconcilable perspectives of biology। जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है अबाउट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वेरिएशन कैसी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बहुत टाइम से जो नॉलेज में इवॉल्व हो गया आहिस्ता आहिस्ता, एंड पे दो पर्सपेक्टिव्स दिए गए जो इररिकंसिलेबल पर्सपेक्टिव्स है। पता है इररिकंसिबल क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं रिकंसिलेशन, क्या बोलते हैं? रिकंसिलेशन क्या होता है? रिश्ता जोड़ना। कोई हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम बोलते हैं इनको हम करेंगे आपस में क्या? रिकंसिलेशन, सुलह करवाना, ठीक है, सुलह। अब रिकंसिलेबल होता है जो जुड़ सकते हैं, जो अग्री कर सकते हैं वापस। और इररिकंसिबल जो अग्री नहीं कर सकते, जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, अपोजिट पर्सपेक्टिव जो बोले जाते हैं। मतलब टू एक्सट्रीम में, जो एक बोलता है हाँ एक बोलता है ना, उसको बोलते हैं इररिकंसिलाएबल, ठीक है। इररिकंसिलाएबल मतलब होता है, रिकंसिलाएबल मतलब होता है जिसको हम वापस करते हैं क्या? कंसाइल। कंसाइल बोलते हैं टू ब्रिंग टुगेदर समथिंग, टू मेक थिंग्स अग्री, हो गया क्या? कंसाइल। रिकंसाइल क्या हो गया? वापस करना, रिकंसाइल वापस को जोड़ना। इररिकंसाइल क्या हो गया? कैन नॉट बी मेड टू अग्री और सेटल, उनको हम मेड टू अग्री नहीं कर सकते। जो मतलब उनको उसको बोलते हैं अरबी जुबान के अंदर मुतजाद, क्या बोलते हैं, या उर्दू में बोलते हैं मुतजाद जो होंगे आपस में, ठीक है, जो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, कॉन्ट्राडिक्टरी जो होंगे, ठीक है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, सिंपल लफ्ज है कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव्स। वो क्या है? दो पर्सपेक्टिव्स। द टू पर्सपेक्टिव्स essentially rested on the two levels of organization of life forms and phenomena. One described, एक describe होगी at organismic and above level of organization, while the second described as cellular and molecular level of organization। एक डिस्क्रिप्शन बोलती है अबाउट ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी क्या बोलती है? अबाउट
सेलुलर लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम जानते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। द फर्स्ट रिजल्टेड इन इकोलॉजी, फर्स्ट जो था जहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्मिक लेवल पढ़ा, किसको, ऑर्गेनिज्मिक एंड अबो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर या इकोसिस्टम लेवल के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को, कि कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कैसे वो करते इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंड द रिलेटेड डिसिप्लिन, या जो उसके बाद आती है इकोलॉजी में, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, प्लांट इकोलॉजी होती है, वो अलग अलग चीज़ें इसमें होती है। फिर द सेकेंड रिजल्ट इन द फिजियोलॉजी, सेकेंड ने कहा हमें फिजियोलॉजी, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एट द सेलुलर लेवल हम गए, हम सेल लेवल तक गए, आखिर क्यों ऐसे काम कर रही है सेल, आखिर कैसे होता है रेस्पिरेशन, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे बनाते हैं अपने खाना, और अंदर जाएंगे सेलुलर लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शंस देखेंगे, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस देखेंगे हम, मेटाबॉलिक पाथवे चेक करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। प्लांट जो हमें पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी, या उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। दोनों आपस में क्या है, इररिकंसिलाएबल पर्सपेक्टिव, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये इररिकंसिलाएबल है, इन दोनों को हम एक साथ नहीं ला सकते। यानी कि हम इकोलॉजी देखेंगे या देखेंगे हम यहाँ से क्या, फिजियोलॉजी, दोनों अलग एक्सट्रीम्स पे। इकोलॉजी में हम देखते हैं बिल्कुल, मैं गया किसी जंगल में, देख रहा हूँ आराम से, अच्छा ठीक, पेड़ अच्छे से हवा पी रहे, सॉरी हवा दे रहे ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे, वहाँ से प्लांट्स करे रिलीज क्या ऑक्सीजन को, तो वो ले रहे, तो अच्छे से चल रहा है सब इकोसिस्टम, उसको बताइए इकोलॉजी। दूसरा क्या हम देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई प्लांट ऐसा क्यों काम कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग ऐसे क्यों हो रही है, फिजियोलॉजी। अपेरेंटली लगता है दे आर बोथ इररिकंसिलाएबल, है ना पर्सपेक्टिव्स। बायोकेमिस्ट्री हम केमिकल लेवल पे जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वहाँ पे, है ना, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यहाँ बोलेंगे फिजियोलॉजी जो उसकी होती है, फंक्शन जो उसका होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एज एन एग्जाम्पल इज व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर्स इन दिस यूनिट, जो यहाँ पे दिया गया है वही पढ़ना ना, मैं ये तीन चीजें। द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, यानी इकोलॉजी का यूनिट, ये आपको क्लास 12 के एंड के चैप्टर्स में, 11th में आपको ये नहीं है। द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन द मॉलिक्यूलर टर्म्स में, गवर्नमेंट डिस्क्राइब कर दिया है, बट इन द कंटेक्स ऑफ व्हाट, सेलुलर एक्टिविटीज कैसे वहां पे हो जाती है, एंड इवन एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है इन तीन चैप्टर्स के अंदर। वेन एवर अप्रोप्रिएट द रिलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डिस्कस्ड, जब इनको लगा कि अप्रोप्रिएट है, इन्होंने रिलेशन दी है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, कि आखिर ऐसे फिजियोलॉजी क्यों वर्क कर रही है, ऐसे क्यों प्लांट रेस्पायर या फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, वो ऐसे क्यों ग्रोथ या डेवलपमेंट दिखा रहा है, उसको उन्हें रिलेशन दिया विद द एनवायरनमेंट। इसको मतलब एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है कुछ, उसको बोलते हैं इकोलॉजी, जहाँ पे एनवायरनमेंट की बात साथ में आ जाती है, उससे हम बोलते हैं इकोलॉजी। असली इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, क्या होता है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। इन शॉर्ट, अब रखिए ऐसी याद, फिजियोलॉजी इज सिंपली स्टडी ऑफ फंक्शनिंग, और इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। इन दोनों के पीछे एक रिलेशन जो कायम करवाता है, वो भी हम देखते हैं। ये डिस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ये मतलब इसको बोलते हैं कोर एसेंस ऑफ बायोलॉजी। ये थोड़ा हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है, मतलब गोटा वोटा जो इंसान याद करता है ना, वो गोटा वोटा तब इंसान करता है जब वो लिंक नहीं कर पाते कंसेप्ट को आपस में। मुझे इतना अच्छा लगता है ये पढ़ना, ये स्टार्टिंग में, क्योंकि इससे इंसान को है ना, वो उसको बोलते हैं रब्त मिल जाता है इंसान को, मतलब पढ़ने का रब्त, इंटरकनेक्टेडनेस मिल जाती है, लिंक कर पाता है इंसान कंसेप्ट को। और लिंकेज जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद इंसान बोर नहीं होता है पढ़ने से, वो लिंक करने के बाद। तो जिंदगी में इंसान को सीखना है कि लिंक करना सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ, तो लिंक करना इंसान सीखना चाहिए। चलते हम नीचे अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट, इसका नाम क्या था, मेलविन कैल्विन इसका नाम था। इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। मेलविन कैल्विन, ये कैल्विन प्लांट्स हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो क्या होते हैं। मेलविन कैल्विन, देखिए, जो मेलविन कैल्विन था ना, पहली बात एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था ये पैदा हुआ था 1911 में, कहाँ पे, मिनेसोटा की जगह पे, मिनेसोटा में, ठीक है। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेरकली में काम किया है। तो इसको माना जाता है, इस मेलविन कैल्विन को स्टडिंग फोटोसिंथेसिस इन डेप्थ इसने पढ़ा था। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हो गया था, पीपल वर स्केर्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जब वहां पे ना हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, जहाँ पे करीबन करीबन 35 से 50 लाख तक शायद लोग मारे गए थे, इतने सारे लोग मारे गए हिरोशिमा नागासाकी में, जब मतलब जापान ने नहीं माना क्या, सरेंडर करना, तो अमेरिका तो माना जाता है मोस्ट ब्रूटल कंट्री एवर, इनने इतना जुल्म किया यूएसए ने, इनने रेड इंडियंस मार दिए,
जो ना अमेरिकन, उनका जो ना जो ना असली अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, इंडिजिनस अमेरिकन, वहाँ पे है ही नहीं ज़्यादा, बहुत कम है वहाँ पे, माइनॉरिटी में है वो। जो ना वो होता था ना टॉम एंड जेरी में लगाते कुछ ऐसे ऊपर से वो चल, उनको बोलते हैं क्या, जो ना वो कुछ आवाज़ निकाल रहे होते हैं, वही असली अमेरिकन थे। लेकिन जब यूरोपियन सेटलर्स वहाँ पे आ गए ना, यूरोपियन कंट्रीज से, चाहे यूनाइटेड, यहाँ से ना ब्रिटिशर्स आ गए या बाकी वेलिश कंट्रीज से लोग आ गए, उन्हें मार ही दिया उनको सारों को। इतने मारे गए कि वहां बचा ही नहीं कोई रेड इंडियन, सारे खत्म कर दिए। उनको बोलते हैं रेड इंडियंस क्योंकि वो शक्ल में इंडियन जैसे थे। वो बच रहे ही नहीं वहां पे। इतना उन्हें जुल्म किया। उसके बाद अब देखिए ब्रिटिश एम्पायर कितना बड़ा था, पूरी दुनिया को रूल किया इन्होंने, अफ्रीकन कंट्रीज, हिंदुस्तान भी था इसके अंडर, कॉलोनियल रूल के अंदर। इंपीरियलिज्म कितना खतरनाक, किसी किस पीक पे था, दुनिया ने कब्जे में की थी। अब आप देखिए आज भी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हिरोशिमा और नागासाकी को इन्होंने कहा था कि सरेंडर करने के लिए, लेकिन वहां पे एक कल खराब इंसान था, जापान के जो लीडर था, उसने नहीं माना सरेंडर करना। लेकिन इन लोगों ने फिर क्या कर दिया, उन्होंने सिर्फ इन्हें शायद कुछ ट्रूप दिए थे उस टाइम ना, उस टाइम में भी ऐसा होता ग्राउंड डिवीजन, अभी हो रहा है ना ईरान पे ग्राउंड डिवीजन। उस टाइम पे उन्हें क्या ग्राउंड डिवीजन, लेकिन उन लोगों ने सारे खत्म कर दिए उनके सोल्जर्स, क्योंकि वो लीडर इतना खतरनाक था, उसने कहा था कि या तो मरना है, डू और डाई करना है आप। लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम दुनिया में यूज हो गया न्यूक्लियर वेपन, और वो लगा है बॉम्ब हिरोशिमा पे, फिर नागासाकी में उससे बड़ा बॉम्ब आ गया। अभी जो है ना बॉम्ब, वो इससे 1000 गुना खतरनाक है। अब सोचिए उस टाइम पे इतना खतरनाक, उस रेडियो एक्टिविटी से लोग भी खत्म हो गए, जो बच्चे पैदा हो गए वो भी, उनमें भी असर पड़ता है उस चीज का। कुछ बचा ही नहीं, वो मेल्ट हो गए सारे कुछ सेकंड्स में, वेपराइज हो गए लोग। सरेंडर करवाया ऐसे ही उसने। हिरोशिमा में बम गिरने के बाद भी उसने नहीं माना सरेंडर करना, किसने, जापान के उसने। फिर जब नागासाकी बम डाल गया, उसने कहा अब तो दो दो बम पड़ गया, फिर उसको लोगों ने मजबूर कर दिया, उसने फिर हार मान दी। उसने फिर सबमिट कर दिया टू यूएस पॉलिसी। अभी तो हालांकि रिलेशन अच्छे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ था। अब कहने की बात, यहाँ पे हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी समझना है कि ये डरा था ये मेलविन केल्विन अबाउट रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो केल्विन डिड समथिंग डिफरेंट। इसने क्या किया, इसने ऐसी रिसर्च की जो बेनिफिशियल यूज की थी। उसने क्या किया, उसने रेडियो एक्टिव कार्बन, उसको बोलते हैं कार्बन 14, उसने इसको इस्तेमाल कर दिया। तो रेडियो एक्टिव क्या मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना कि जो कहता है इमिट क्या, रेडिएशन को, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन को इमिट कर देता है, या जो इमिट करता है एनर्जी, जो हाई अनस्टेबल सूरत में होता है। अनस्टेबिलिटी का मतलब होता है जो हाई एनर्जी में होता है, जो जितना होता है ना केमिस्ट्री में हाई एनर्जी में, उतना वो अनस्टेबल होता है, उतना वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा हो गया। तो उसने क्या, उसने रेडिएटिव लेबलिंग कर दी। लेबलिंग का मतलब क्या, टैगिंग समथिंग टू ट्रैक इट, है ना, लेबल करना उसको। उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, उसने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसको टैग कर दिया विद कार्बन 14, यानी कि रेडियो एक्टिव कार्बन। उसके बाद उसने प्लांट्स को दिया। उसके बाद उसने ट्रैक कर दिया कि कार्बन कहाँ जाता है। ठीक है, हाउ इट बिकम शुगर, कैसे बन जाता है कार्बन शुगर, है ना, क्योंकि व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन, कार्बन ही लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या बन जाता है बाद में, शुगर। मतलब क्या, ग्लूकोज। प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। हमें कहाँ से बन जाती है एनर्जी, प्लांट से ही, है ना। जो वो 10% लॉ लिंडमैन का है, उसने कहा था ना कि जो 10% अगर देती है 100% एनर्जी, कौन, सनलाइट, तो उसका 10% हमें देती है। फिर जब प्लांट्स वो कहते हैं यूटिलाइज 100%, उसका 10% आगे चलता है, फिर और 10% आगे चलता है, फिर और 10% आगे चलता है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर, ऐसे हो जाती है। लेकिन कैसे बन जाता है ये कार्बन शुगर, ये सवाल पैदा हो जाता है। कार्बन शुगर कैसे बन जाता है। तो उसने उसके लिए कार्बन 14 को चुना था, जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। किसने, मेलविन कैल्विन ने। ही मैप द पाथवे ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। उसने कहा कि उसने उसी ने मैप कर दिया पाथवे को, कि ये कैसे कार्बन चलता है, कहाँ क्यों जाता है, कैसे कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। फॉर्मूला क्या है फोटोसिंथेसिस की, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। सीधे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दो चीजें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिलता है वहां से, ग्लूकोज। तो कैसे मिल जाता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है। अब इसका रिवर्स करिए आप, इसका रिवर्स क्या होता है, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस से रिवर्स क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब देखिए, करिए, देखिए अब रेस्पिरेशन क्या होता है, वहां पे सेम वैसे ही हो जाता है। अच्छा, मीनिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिए आप। CO2 कैसे बन जाता है, ग्लूकोज। इसी को बोलते हैं कैल्विन साइकिल, इस पाथवे को बोलते हैं कैल्विन पाथवे या कैल्विन साइकिल इसको बोलते हैं। वो इसी मेल्विन कैल्विन ने दिया था, क्योंकि इसने ट्रैक किया था यही पाथवे कि कार्बन कैसे बनाता है अपने आप को शुगर, बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव कार्बन
C14 इसने यूज़ किया था, ठीक है। तो इसने ये आइडिया दिया, प्लांट करते कन्वर्ट लाइट एनर्जी को इनटू व्हाट, इनटू केमिकल एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इसका नाम, इसको मिल गया क्या, नोबेल प्राइज 1961 के अंदर, बिकॉज इसने ये कहा कि प्लांट्स, इसने ये प्रूव किया कि प्लांट जो है वो कन्वर्ट करते हैं इसी लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी के अंदर, है ना। कैसे? बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। क्योंकि असल में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होते हैं इन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किससे हो जाती है? लाइट एनर्जी से। तो उससे क्या बन जाता है बाद में? ग्लूकोज बन जाता है। तो ये इसने कहा था, हाउ प्लांट्स चेंज, प्लांट्स चेंज द लाइट एनर्जी इनटू व्हाट, कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो इसको मिल गया फिर नोबेल प्राइज किसमें? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर, फॉर डिस्कवरिंग कार्बन फिक्सेशन पाथवे। इसी को बोलते हैं मेलविन पाथवे, या मेलविन साइकिल, या कार्बन फिक्सेशन पाथवे इसको बोलते हैं। अच्छा, ये पढ़ी हमने ऊपर, हाँ। अच्छा, उसके बाद हिज वर्क इज यूज्ड इन सोलर एनर्जी रिसर्च के अंदर, है ना। वहां पे इसका काम आ जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी स्टडीज के अंदर, या अंडरस्टैंडिंग प्लांट प्रोडक्टिविटी, वहां पे इसके काम में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट यूज किए। पहली बात है एसिमिलेशन। वो होता है टेकिंग इन एंड कन्वर्टिंग, कुछ लेना अंदर फिर कन्वर्ट कर देना। अस्सी बोलते हैं एसिमिलेशन, जो मर्जिंग को, ठीक है, मर्ज करना, यानी कि चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। किस चीज़ को, उसको अंदर लेने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना। कार्बन होता है ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, ग्लूकोज। और कार्बन फिक्सेशन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उससे बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीएच बॉन्ड नहीं होता है, आप जानते हैं, CO2 जैसे। लेकिन CO2 वाटर से क्या बन जाता है? C6H12O6 ग्लूकोज। और वो क्या होता है? वो एक कार्बन कंपाउंड है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, है ना। ग्लूकोज क्या है? पॉलीसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज C6H12O6। तो वो कैसे बन जाता है? CO2 से। CO2 खुद क्या होता है? इनऑर्गेनिक। तो हाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। कि कार्बन को होती है फिक्सेशन प्लांट की बॉडी के अंदर। तो ये इसने डिस्कवर किया फोटोसिंथेसिस को, बल्कि इसने डिस्कवर किया कैसे कार्बन मूव करता है। इसने कार्बन पाथवे को ट्रैक किया, बस बाय यूजिंग द C14। तो ये मेलविन केल्विन के कुछ चीजें। देखिए, मेलविन केल्विन, अच्छा नाम इसका है। मेलविन केल्विन हो गया था इसमें बॉर्न, ये मैंने आपको कहा है ना, अप्रैल इसमें रिसीव उसने किया था PhD इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। उसने सर्व किया था प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये सब ये आसान है। वर्ल्ड वॉर 2 के मौके पे, जब वर्ल्ड को शौक लगा था किससे, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब जब किया था USA ने इस पे ना, जापान पे। तो एंड सीइंग द इल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उसने मसला किया। उसने कैल्विन एंड को वर्कर्स, उसके साथी थे, उन्हें पुट किया रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज के अंदर, उन्हें इसको इस्तेमाल कर दिया। इस एतबार से कि ही अलोंग विद JA, बस हम स्टडी रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट्स फॉर्मिंग शुगर। कैसे बनाते ग्रीन प्लांट्स? क्या? शुगर, यानी कि ग्लूकोज हम बोल सकते हैं। एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड मिनरल्स, है ना। होते ना यही तीन चीजें। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, या कुछ मिलता है नीचे से भी। और वाटर और मिनरल्स, तो इससे क्या बन जाता है बाद में? बनता है बाद में से फूड, ग्लूकोज, जो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाय लेबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विथ C14। और वो C14 क्या होता है? वो होता है रेडियो एक्टिव कार्बन। कैल्विन proposed that the plants change the light energy to chemical energy, है ना, by transferring an electron in an organized array of pigment molecules। ठीक है, जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है क्लोरोफिल के अंदर, तो उससे ये होता है कि लाइट एनर्जी होती है कन्वर्ट इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी। वो हम देखेंगे अच्छे से। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, जो फोटोसिंथेसिस हो जाती है, कार्बन एसिमिलेशन की, कार्बन को हम करते हैं अंदर घुसाते, कहते ट्रांसफॉर्म कार्बन को इनटू व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज के अंदर। उसको मिल गया इससे क्या, नोबेल प्राइज 1961 के अंदर। द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एज एस्टैब्लिश्ड बाय कैल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडीज ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी, जिनको हम रिन्यू करते हैं रिसोर्स को एनर्जी के लिए, तो उसके बारे में पढ़ी जाती है इसके बाद की रिसर्च। एंड मटेरियल्स एंड द बेसिक स्टडीज इन सोलर एनर्जी रिसर्च के अंदर, कि हम कैसे सन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं सही तौर से। तो ये थे मेलविन
केल्विन। अब पढ़ते हैं हम चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर नंबर 11, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स। हम कहते हैं स्टार्ट पूरा जीरो बेसिक से, ठीक है। पहली बात, आपको पता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फर्क क्या होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है खाना बनाना लाइट के जरिए से या बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए से, वेदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकिंग द फूड टू रिलीज एनर्जी, खाने को तोड़ना एनर्जी रिलीज करने के लिए। अगर हम रेस्पायर नहीं करेंगे, हमारा फूड जो है वो हर एक ग्लूकोज तक, हर एक सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा और हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम प्लांट्स के लिए भी रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो खुद को भी रिलीज कर सके एनर्जी, ताकि हर एक सेल तक एनर्जी पहुंच सके। तो रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि फूड से एनर्जी रिलीज जाए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है वो स्टोर, है ना। अच्छा, व्हेन डू दे ऑकर, कब ऐसा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस ओनली इन डे टाइम, वो सिर्फ दिन में हो जाता है। लाइट कब होती है, दिन में होती है लाइट खाली, तो सिर्फ वो सिर्फ जब खाना बनाता है प्लांट, वो सिर्फ दिन में होता है। तो उसके लिए नाइट लाइट की हाजत होती है, नीड्स लाइट। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो दिन में भी होता है रात में भी होता है। वाई? बिकॉज रेस्पिरेशन के लिए लाइट का जरूरत होना नहीं होता है। तो दिन रात रेस्पिरेशन हो रही होती है, दिन रात रेस्पिरेशन हो रही होती है, लेकिन प्लांट्स जो है वो सिर्फ दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। रेस्पिरेशन वो दिन में भी और शाम को भी करते हैं। देखिए, दिन के मौके पे बोथ प्रोसेस हैपन, है ना। बट दिन के मौके पे फोटोसिंथेसिस ही फर्स्ट होता है, डोमिनेंट होता है। क्योंकि आप तो उसको पता है, दिन है, उसको पता होती है प्लांट को, दिन है, सूरज है, सनलाइट है, इस टाइम मुझे रेस्पिरेशन को नहीं जाना है, मुझे करना है फोटोसिंथेसिस से। तो उस टाइम पे डोमिनेंट प्रोसेस क्या होता है, डोमिनेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड नॉट रेस्पिरेशन। तो नेट रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की हाजत होती है ना। मैं लिखता हूं ऊपर फॉर्मूला अबाउट फोटोसिंथेसिस, कैसे बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट। हम बचपन से ही पढ़ते हैं, उससे क्या बन जाता है, फूड उससे बन जाता है, यानी कि ग्लूकोज उससे बन जाता है, प्लस ऑक्सीजन वो देते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हमें मिलेगा ऑक्सीजन नहीं, हम मर जाएंगे। तो हमें मिलता है वहां से ऑक्सीजन। तो फूड क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये होता है इसका। अब देखिए, आप इसके उल्टा करिए, आप रेस्पिरेशन कैसे होता है, C6H12O6 फूड प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या बन जाता है। क- आपको कोई सवाल है, आप शायद ऐसे किया था, आप सवाल कर सकते हैं, मूड खुला है मैंने। तो यहाँ से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है ना, वो वेस्ट मटेरियल जैसे बन जाते हैं। तो अब ये आप देख पा रहे हैं। अब आप देखिए ध्यान से, अगर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, निकाल रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन रात के मौके पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर देते हैं, खाना वाना नहीं बन जाता है अब रात को, प्लांट अपना खाना नहीं बनाता है, सिर्फ रेस्पिरेशन उस टाइम पे हो रही होती है। तो अगर उस टाइम रेस्पिरेशन हो रही होती है, अब प्लांट को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो प्लांट रात को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, रात का मौका आ गया, प्लांट लाइट नहीं है, मत करो फोटोसिंथेसिस, नहीं कर सकते हो आप, करो रेस्पिरेशन, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, निकालो ऑक्सीजन, करो एब्सॉर्ब, मतलब एब्सॉर्ब करो ऑक्सीजन को। अब वो ले रहे होते हैं ऑक्सीजन, ले रहे होते हैं ऑक्सीजन ना, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स ये। और रिलीज क्या करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड रात के मौके पे। तो इसलिए बाज औक़ात रात के मौके पे दम हो जाता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि रिलीज उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, लेकिन होता है ना फिर भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, तो उससे हम बच जाते हैं वैसे भी। अच्छा, सिंपल टेबल आप देखिए, ये आपको पता ही, छोड़िए, ये आपको समझ आ गया होगा। आप फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब लाइट से खाना बनाना, मेकिंग फूड यूजिंग लाइट। और रेस्पिरेशन क्या होता है, री होता है अगेन, और स्पायर होता है ब्रीथ करना। जैसे होता है ना वो एनिमल बॉडी में मतलब इंसेक्ट्स में होते हैं स्पाइरकल्स, स्पाइरकल से वो ब्रीथ कर पाते हैं। इंसेक्ट्स में कुछ ऐसे छेद होते हैं, उनको बोलते हैं स्पाइरकल्स, माने कुछ होल्स होते हैं, वहां से वो रेस्पायर कर पाते हैं। इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन का असली मतलब होता है अगेन ब्रीथ करना, ब्रीथ करना, लेना ऑक्सीजन, रिस्पायर करना। जैसे हम भी
लेते ऑक्सीजन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ये समझना है। ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे इंसान अंदर लेता है ऑक्सीजन, बाहर छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो अंतर से वो सेलुलर लेवल पे हम जाते हैं, फिर देखते हैं सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे फूड जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे सब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे एटीपी ना प्लस एटीपी यहाँ निकल जाता है ना, वो पता है कि आपको। 4 प्लस ऑक्सीजन एटीपी होता है स्टोर हमारी बॉडी के अंदर। वो कैसे बन जाता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, उस सारे प्रोसेस को। ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है जो हम, मतलब क्या, जो बिल्कुल इजी नोटिसेबल है, यू कैन नोटिस द ब्रीदिंग, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप नोटिस ना कर सकते कि रेस्पिरेशन कैसे हो रही थी, नहीं। अच्छा, अब कुछ गलतियां होती है। प्लांट्स ओनली रिस्पायर एट नाइट। प्लांट्स रेस्पिरेशन सिर्फ रात के मौके पे करते हैं, ये सही बात नहीं है। प्लांट्स रेस्पिरेशन सिर्फ रात के मौके पे नहीं करते। प्लांट्स 24 घंटे, 2407 मतलब 24 घंटे और 7 पूरे दिन, हफ्ते को हफ्ते के हफ्ते वो रिस्पायर कर रहे होते हैं, रिस्पायर कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ रात, एक ना रखना याद कि रात के मौके पे वो खाना नहीं बनाते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। वाई? क्योंकि वो मिलती लाइट, को मिलती नहीं, क्या करेंगे। प्लांट्स ओनली गिव ऑक्सीजन, ये बात गलत है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, लेकिन शाम के मौके पे ज्यादा, कि उस टाइम पे गालिब क्या होती है रेस्पिरेशन, दिन में गालिब क्या होती है फोटोसिंथेसिस। वरना प्लांट्स रिलीज भी कर रहा होता है क्या, दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड, और एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है क्या, ऑक्सीजन। अब दिन में वो ज्यादा करता है रिलीज ही क्या, ऑक्सीजन, और एब्जॉर्ब क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाई? बिकॉज को फोटोसिंथेसिस के ऐसे करना पड़ता है। रात को क्या होता है गालिब, रात को वो निकाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, निकाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? रात को वो रेस्पिरेशन करता है जहां पे उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, रात को एब्सॉर्ब भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, रात को वो करता है एब्सॉर्ब ऑक्सीजन, छोड़ता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो ये खुश कहते हैं। बस इतना रखना याद कि अगर दिन होगा तो क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस, रात को ऐसा नहीं करते, रेस्पिरेशन वो हमेशा करते हैं, खत्म मसला। अब देखिए ऑल एनिमल्स, हम इसमें क्या पढ़ने हैं, हम पढ़ेंगे पहले ही अबाउट द बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हम पढ़ेंगे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस। फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे होती है, मेसोफिल सेल्स में ना, ग्रीन प्लांट्स की जो मेसोफिल सेल्स होती है, लीव्स की जो होती है। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, वो हम देखेंगे वो कौन से पिगमेंट्स होते हैं। ये सब पढ़े हैं वैसे आज तक। लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे हम फिर थोड़े से, डार्क रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखेंगे, ईटीसी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पढ़ेंगे, ईटीसी, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और वेयर आर एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड, कहाँ पे ये होते हैं इस्तेमाल। और C4 पाथवे क्या होता है, कैम्प पाथवे देखेंगे हम, वो क्या होता है। और हम देखेंगे क्या, होटो रेस्पिरेशन क्या होता है, और फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये सब टॉपिक्स यहाँ पढ़ने हैं हमें। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, जाहिर सी बात है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे हम बचेंगे, हम बिल्कुल नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। वी ऑल रिलाई ऑन प्लांट्स। हर्बीवोर्स जितने भी है, कार्निवोर्स जितने भी है, हेटेरोट्रॉप्स जितने भी है, वो सारे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड, उनको अपना खाना कहाँ से मिल जाता है। ग्रीन प्लांट्स जो होते इन फैक्ट हैव टू मेक और अदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड, उनको खुद अपना खाना बनाना पड़ता है। एंड all the other organisms depend on them for their needs, क्योंकि सिर्फ वो इंडिपेंडेंट होते हैं खाने से, हम सारे डिपेंडेंट होते हैं। हालांकि अब मैं बोलता हूँ इंडिपेंडेंट, हालांकि वो प्लांट भी डिपेंडेंट होता है किस पे, वाटर पे। अगर आसमान से बारिश नहीं बरसेगी प्लांट उग जाएंगे नहीं। इसलिए देखिए कुरान में क्या बार बार आता है, वअनज़लना मिनस समाई माअन फअंबतना बिही नबाता कुल्ली शैइन। हमने नाजिल कर दिया आसमान से पानी, तब जाके उग गया क्या, वेजिटेशन। क्यों आता है बार बार ये चीज, क्योंकि बुनियाद वहां से ही है, कहाँ से, बारिश गिरने से ही। अगर बारिश नहीं गिरेगी प्लांट्स नहीं उगेंगे, अगर प्लांट्स नहीं उगेंगे जो हर्बीवोर्स है वो नहीं खा पाएंगे, अगर हर्बीवोर्स नहीं खा पाएंगे कार्निवोर्स बचेंगे ही नहीं, जो हर्बीवोर्स होंगे ही नहीं, तो कुछ नहीं बचेगा, फूड चेन सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। हम पढ़ेंगे ना अगर 12th क्लास में, वो क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टेरिशरी कंज्यूमर्स। पूरी चेन ही खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा इकोसिस्टम खत्म। तो इसने कुरान करता है जिक्र बार बार उन इजीली ऑब्जर्वर फिनोमेना को जिनको हम हकीक समझते हैं। हम सोचते नहीं बारिश कैसे बराबर परफेक्टली, हमेशा विद प्रेसिशन, कैसे इतना वर्क करता है अच्छे से बराबर, जितनी क्वांटिटी में बारिश की होती है उतनी पड़ जाती है, अच्छे से होते हैं सब प्रोसेस, चाहे प्लांट्स में, चाहे हम एनिमल्स में या ह्यूमंस में, या चाहे जितने भी इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल जो फिनोमेना होते हैं वो कैसे हो रहे होते हैं, इवापोरेशन हो रही होती है, कैसे हो रहा होता है।
इतना परफेक्टली हर कोई चीज़ वर्क कैसे करता है, इतना प्रिसाइसली, इतना परफेक्टली, विद सच प्रेसिशन एंड विदाउट एनी एरर, एंड कंटिन्यूसली, विदाउट एनी डिफेक्ट और विदाउट एनी डिसरप्शन और डिस्टॉर्शन इन इट्स ऑर्डर। सोचना पड़ता है इसके बारे में ना। The green plants make or rather synthesize the food they need through photosynthesis, है ना, and therefore they are called autotrophs, खुद अपना खाना बनाने वाले, autotrophs. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants, है ना, and all the other organisms that depend on the green plants for their food are heterotrophs, except for some autotrophic bacteria जो खुद अपना खाना बनाते हैं, है ना। उसमें क्या आती है एग्जाम, ब्लू ग्रीन एल्गी ना, जो पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में। ब्लू ग्रीन एल्गी वहां पे नाम होता है एल्गी, हालांकि वो क्या होता है, साइनो बैक्टीरिया, यानी कि वाटर ड्रॉप होता है, अपना खाना खुद ही बनाता है, क्योंकि उसके पास ये होता है, मतलब क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो करते हैं, वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, है ना, फिजिको केमिकल प्रोसेस वो होता है बाय विच दे यूज देयर सनलाइट टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज व्हाट, ग्लूकोज और शुगर, वी कैन से शुगर। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं सनलाइट के ऊपर अपनी एनर्जी के लिए। बिकॉज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Photosynthesis is important due to the two reasons. Number one, it's the primary source of food on earth. वरना कहाँ से आएगा खाना, खाना तो यहाँ से आता ना। Primary source of food on earth. It's responsible for what? For the release of oxygen into the atmosphere by green plants. कितना इंपॉर्टेंस है। Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? We all would die. हम मर जाते हैं, सीधी सी बात है। This chapter focus on the structure of the photosynthetic machinery. जितनी मशीनरी इस्तेमाल हो जाती है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे होता है, केमिकल प्रोसेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कैसे मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होती है, वो हमें सब यहाँ पढ़ना है। एंड द वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी, वो हमें यहाँ पढ़ना है। क्या पता है हमें, व्हाट डू वी नो? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Some simple experiments you may have done in the earlier classes in your ninth, 8th और 7th classes have shown that chlorophyll जो होता है प्लांट्स के लीफ के अंदर, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, वो ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब क्या हो गया, जो रंग देता है। पिगमेंट से रंग मिल जाता है, ग्रीन रंग ऑफ द लीफ, तो ग्रीन रंग जो मिलता है लीफ को, दैट्स बिकॉज द क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ के अंदर। लाइट का इस्तेमाल करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं वो, आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर एज वेल एज व्हाट, वाटर। अब देखिए वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बोथ आर व्हाट, इनऑर्गेनिक, क्योंकि वहां पे सी एच बॉन्ड नहीं होता है, बनता है उसे क्या है, ग्लूकोज। वो क्या होता है, ऑर्गेनिक। वाई, क्योंकि वहां पे सी एच बॉन्ड होता है, कैसे, C6 लिखा है यहाँ पे, H12O6। इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना था। आप समझ रहे हैं इसने क्यों लिखा था पहले बायोमोलिक्यूल्स? अब आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों पढ़ा था पहले एनसीईआरटी के हिसाब से ही? इसीलिए एनसीईआरटी के जो मतलब अपना ऑर्डर है, वो उससे बेस्ट ऑर्डर है। यू मे हैव कैरिड आउट experiment to look for starch formation in two leaves. A variegated leaf or the leaf which was partially covered with a black paper and exposed to light. ना, ये पता था ना आपने वो चीज, कि अगर हम किसी को कवर, मतलब लीफ को हमने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, अब उसमें नहीं घुस रहा है, मतलब क्या, लाइट उसमें नहीं घुस रही है, तो उस जगह पे वो लीफ मतलब रेस्पिरेशन नहीं करता है, तो पता ही होती है क्लोरोफिल वहां पे, वो मतलब ग्रीन ही रहता है फिर वो लीफ, क्योंकि देखिए इसे यहाँ पे लिखा होगा। फोटोसिंथेसिस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है। नंबर टू, लाइट एनर्जी सोर्स होती है। नंबर थ्री, कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल होता है, या वाटर भी होता है। इफ एनी वन ऑफ इज मिसिंग, नो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट नंबर वन, जहाँ पे हम एक कवर्ड लीफ लाते हैं, जो वेरीगेटेड लीफ होता है, यानी कवर्ड लीव्स को बोलते हैं। वेरीगेटेड मतलब कवर्ड लीफ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लीफ विथ सम ग्रीन पार्ट्स एंड सम नॉन ग्रीन पार्ट्स, लीफ विथ सम ग्रीन पार्ट्स, सम नॉन ग्रीन पार्ट्स, और कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ठीक है, कुछ जो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे वो हो गए, वो थे कवर किससे, ब्लैक पेपर से। उनको हमने एक्सपोज कर दिया टू व्हाट, टू लाइट, टेस्टेड फॉर स्टार्च। देखिए अब, वेरिएटेड मतलब क्या होता है, हैविंग डिफरेंट कलर्ड पैचेस, जहां पे डिफरेंट कलर्ड पैचेस होंगे उसको बोलते हैं वेरिएगेटेड लीफ।
जहाँ पे ग्रीन पैच होंगे और नॉन ग्रीन पैच होंगे, उसको बोलते हैं वेरीगेटेड। अच्छा, सिर्फ ओनली ग्रीन प्लांट्स जो है वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च रह जाता है। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ पे स्टार्च नहीं होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसाइज नहीं करते। ग्रीन प्लांट्स करते हैं क्या, फोटोसिंथेसाइज, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो कंक्लूजन में ये निकलता है क्लोरोफिल जरूरी होता है। अगर क्लोरोफिल होगा तब जाके ही वो अच्छे से कर पाएंगे क्या, तब जाके ही वो सही तौर से जो है लाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स रह जाते, और नॉन ग्रीन प्लांट्स में स्टार्च मौजूद नहीं होता है, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं खुद ही, और करते हैं स्टोर खाने को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीमर होता है ना। स्टार्च एक पॉलीमर होता है किसका, ग्लूकोज का। ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, पढ़ा था हमने बायोमोलिक्यूल्स में। क्योंकि ओनली ग्रीन प्लांट्स विद क्लोरोफिल मेड फूड, खाली वही खाना बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 थी। देखिए, ऑन टेस्टिंग these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis जो है occur होगी खाली उन only in the green plants of the leaves in the presence of light। जब लाइट पड़ गई ग्रीन प्लांट्स पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ने ही फोटोसिंथेसिस कर दिया, उन्होंने कर दिया स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स थे उन्होंने नहीं कर दिया स्टार्च की फॉर्म में अपनी फूड को स्टोर। और ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखी है, KOH एक्सपेरिमेंट, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। के मतलब पोटेशियम है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट। देखिए, इसमें क्या करना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, व्हाट वाज डन, लीफ वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लीफ को मैं क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड। वन इनसाइड टेस्ट ट्यूब विद KOH, डाल दिया टेस्ट ट्यूब में उसको, और उसमें डाल दिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अदर एक्सपोज टू नॉर्मल एयर डायरेक्टली। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो KOH है वो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो एब्जॉर्ब करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या बात समझिए पहले आप। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में टेंडेंसी होती है कि वो करते हैं एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को, इसकी मतलब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है दैट इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, पार्ट एक्सपोज टू एयर, जो पार्ट एक्सपोज किया गया एयर को, ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे स्टार्च मौजूद था उस लीफ में। जो लीफ पार्ट, जो लीफ का हिस्सा हमने काट दिया, एयर में रख दिया, फिर चेक किया उसमें स्टार्च है कि नहीं, वहां पे स्टार्च था। लेकिन जिस लीफ पार्ट को हमने डाला एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाला KOH, उस KOH ने उस लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। वाई, बिकॉज KOH की ये मेटाबॉलिक, क्या हम बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो जो KOH होता है वो करते हैं एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जब उस KOH ने इस लीफ से निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो लीफ होगा उसमें स्टार्च, मतलब उसमें स्टार्च नहीं देखा गया फिर। अब ये समझ लें कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च नहीं बन सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। पहली एक्सपेरिमेंट शो किया क्या, कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी। सेकंड ने शो किया क्या, कि स्टार्च, कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। तो इन शॉर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये इसने साबित कर दिया। अगर हमने KOH ने क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। सो द पार्ट ऑफ द लीफ हैड लाइट थी उसके पास, हाँ। क्लोरोफिल था, हाँ। लाइफ लाइट आती ना खुद ही, मतलब टेस्ट ट्यूब से लाइट पास हो जाती। क्लोरोफिल था ऑलरेडी, लेकिन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, क्योंकि केओएस ने वो रिमूव कर दिया। तो उसके उसको स्टार्च फॉर्मेशन वहां पर नहीं होगी। तो मतलब हो गया CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसे हमने प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट से। तो तब होता है फोटोसिंथेसिस जब तीनों चीजें आ जाती है, क्लोरोफिल भी, लाइट भी, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर को तो पता ही है, वाटर होना ही होना चाहिए, वरना प्लांट नहीं उग सकता है, सब खत्म हो जाएगा। अगर एक भी हो जाएगा मिस, तो कोई फूड फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी।